हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सिलेक्शन वे पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास में मौर्य अंपायर हम लोगों ने स्टार्ट किया था और मौर्य अंपायर में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत की स्थापना करी और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी भारत में। यहीं से मगध साम्राज्य खत्म हो गया था, नंद वंश का विनाश हुआ और चाणक्य ने जो प्रतिज्ञा ली थी वो पूरी हुई। साथ में अलेक्जेंडर का इन्वेजन हम लोगों ने देखा, प्लस चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरीके से शासन किया। बाद में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 सफेद हाथी गिफ्ट में दिए। देन चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार गद्दी पर बैठा और इसने अपने कार्यकाल में भारत को संभाला। अब बिंदुसार का बेटा जो है यह है सम्राट अशोक। अशोक को बिंदुसार ने उज्जैन या फिर आप बोल सकते हो मालवा वाला रीजन या आज की डेट में जिसको मध्य प्रदेश बोलते हैं वहां का गवर्नर बनाया। लेकिन जो अशोक है वो बिंदुसार की उम्मीदों से कहीं आगे निकला। अशोक ने दक्कन की तरफ मतलब दक्षिण भारत की तरफ कई सारे सूबे मौर्य साम्राज्य में मिला दिए गवर्नर रहते हुए। और यह देखकर बिंदुसार को यह पता लग गया कि अब वो समय आ चुका है कि जब बिंदुसार अपने बेटे को गद्दी सौंप दे। अब ऐसे में अशोक गद्दी पर अब बैठता है और मौर्य साम्राज्य के अंदर एक से बढ़कर एक शूरवीर शासक हुए हैं, लेकिन द ग्रेट अशोक के आगे लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अशोक शुरू से ही, पहली चीज तो महत्वाकांक्षी हम नहीं बोलेंगे, लेकिन आप यह बोल सकते हो कि अशोक के अंदर सम्राट होने के सारे गुण थे, या आप बोल सकते हो राजा की सारी क्वालिटीज थी। अशोक ने अपने पिता को भी उम्मीद से बढ़कर करके दिया था और अब मौर्य साम्राज्य के लिए दावेदार वही था। लेकिन बिंदुसार की तबीयत खराब होती है और अब बिंदुसार की मृत्यु होने वाली है और ऐसे में बिंदुसार यह चाहता है कि अशोक मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठे। लेकिन इस बीच में काफी संघर्ष निकल के आता है। अब वो संघर्ष देखिए है क्या, कई सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट इस बात को लिखते हैं कि अशोक ने गद्दी पर बैठने से पहले अपने 99 सौतेले भाइयों को मार दिया था। ठीक है, हालांकि अशोक का जो सगा भाई था वृद्धरक्ष उसको नहीं मारा, ऐसा बौद्ध टेक्स्ट बोलते हैं। 99 सौतेले भाई मतलब परिवार के ही सारे भाई। ठीक है, लेकिन इस बात का कहीं ना कहीं खंडन हो जाता है। कहां पर? अशोक के 14 शिलालेख हैं। शिलालेख का मतलब यह है कि पत्थरों पर लिखावट करी जाती थी। जितने भी राजे महाराजे होते थे वो अपना इतिहास लिखने के लिए पत्थरों का यूज करते थे। तो पत्थरों में गोद कर उनको थोड़ा थोड़ा करोच के जो लिखावट करी जाती थी उनको बोलते हैं रॉक एडिक्ट, या हिंदी में उन्हीं को बोलते हैं शिलालेख। शिला का मतलब पत्थर और लेख का मतलब लिखावट जो उसके ऊपर है। तो अशोक के जो 14 शिलालेख हैं उसमें से जो 5वां शिलालेख है वो ये बताता है कि अशोक ने अपने राज्य के अंदर अपने सौतेले भाइयों को, अपने सगे भाई को अलग अलग मंत्रालय दे रखे थे, अलग अलग जगहों का सूबेदार बनाया था या गवर्नर बनाया था आप बोल सकते हो। तो ये जो अशोक का जो 5वां शिलालेख है ये इस बात का खंडन कर देता है पूरी तरीके से कि अशोक ने अपने 99 सौतेले भाइयों को मारा था। तो आप ये मानकर चलिए कि लगभग लगभग ये बात गलत है या फिर लगभग ये बात ऐसे ही तर्क डाल दिया गया है अगर कि अशोक ने अपने 99 सौतेले भाइयों को मारा है, तो उसके कोई बहुत ज्यादा एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या, बिल्कुल भी सपोर्टिव एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। जबकि हमें इस बात के एविडेंसेस ज्यादा मिलते हैं कि अशोक ने ऐसा नहीं किया होगा, उसने अपने भाइयों को हर जगह का गवर्नर बनाया था। ठीक है, अशोक जब गद्दी पर बैठता है तो पूरा भारत उसके कंट्रोल में आता है। लेकिन कैसे आता है इस बात को समझेंगे। यहीं पर एक कहानी छुपी हुई है और यह कहानी है कलिंग की। ठीक है, जब सम्राट अशोक गद्दी पर बैठता है तो यहां पर यह वाला जो रीजन है ना, जब बिंदुसार की मृत्यु होती है तो यह वाला जो रीजन है जिसको आज की डेट में आप उड़ीसा बोलते हो या उत्तरी आंध्र प्रदेश आप बोलोगे। ठीक है, ऊपर से यह वाला रीजन, तो आज की डेट में आप इसे उड़ीसा बोलते हो, लेकिन तब यह क्या कहलाता था? यह कहलाता था कलिंग। क्या कहलाता था? कलिंग कहलाता था। तो ऐसा हमेशा से होता चला आया है। जब किसी राजा की मृत्यु होती थी तो कई सारे राज्य अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते थे मौका पाकर।
वो इस बात का फायदा उठा लेते थे कि भाई राजा मर गया, अब अपने आप को स्वतंत्र हम घोषित कर देंगे। तो ऐसे में ही एक राज्य था कलिंग। कलिंग ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया बिंदुसार की मृत्यु के बाद, और कलिंग ने कहा कि हम किसी के अंतर्गत नहीं आते हैं। मतलब कलिंग ने सीधा इस बात की पुष्टि कर दी कि हम सम्राट अशोक के अंडर में नहीं आते हैं या मौर्य साम्राज्य के अंडर में नहीं आते हैं। अभी तक जितने भी राज्य थे, जितने भी छोटे छोटे सूबे थे, जितने भी साम्राज्य थे, वो सब मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। मौर्य साम्राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह काम कर रही थी। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम आपको टैक्स नहीं देंगे। ठीक है। दूसरी चीज, जो कलिंग की जियोग्राफिकल लोकेशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी प्राचीन काल में। उसका कारण ये था कि ये जो इंडोनेशिया के लोग आते थे यहां पर व्यापार करने पानी के रास्ते, ठीक है, इन सब के जो जहाज आते थे, ये सारे जहाज कलिंग के ही कोस्टल एरिया पर आके उतरते थे। मतलब उड़ीसा के ही कोस्टल एरिया पर आकर रुकते थे और यहीं से फिर ये व्यापारी भारत में एंट्री लेते थे और अलग अलग जगहों पर जाकर व्यापार करते थे। बात आ रही है समझ? तो एक तरीके से ईस्टर्न रीजन में भारत के कलिंग एंट्री पॉइंट हुआ करता था, जहां से व्यापारी आते थे और इनके जहाज आते थे और एंट्री लेते थे। ठीक है। अब ऐसे में हुआ क्या, कलिंग का राजा जो था, इसका नाम था महापद्मनभ। महापद्मनभ। अब महापद्मनभ ने कहा कि अब मैं इंडिपेंडेंट हूं, अब कलिंग जो है वो स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। इसका मतलब यह है कि कलिंग पर आने जाने वाले जो जहाज हैं, इन पर कर भी हमारे हिसाब से लगेगा। तो महापद्मनभ ने अभी तक जो टैक्स लग रहा था इन जहाजों के आने पर, उस टैक्स को 10 गुना बढ़ा दिया। रिजल्टेंट जब यह बात व्यापारियों को पता लगी, तो व्यापारी आए तो व्यापार करने, और इन्होंने जाकर अशोक से इस बात की शिकायत करी। इन्होंने अशोक को बोला कि आपने तो कहा था कि आप हमें यहां पर व्यापार में सपोर्ट करोगे, साथ में आपसे हम जब भी व्यापार करेंगे तो उसके हमें कई गुना फायदे होंगे, लेकिन यहां पर तो हमें नुकसान हो रहा है। यह तो आपकी पॉलिसीज के खिलाफ है। कलिंग में बैठा जो राजा है महापद्मनभ, महापद्मनभ तो इस बात को नहीं मान रहा है, वो तो अपना मनमाना टैक्स वसूल रहा है, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। तो हम कहां जाएंगे, आप इस बात का निदान करिए। और पूरे भारत में आप सबसे बड़े राजा हो, आप सबसे बड़े सम्राट हो। तो ये बात जब अशोक को पता लगती है, तो अशोक को थोड़ा सा शक होता है कि कहीं कलिंग ने अपने आप को स्वतंत्र तो नहीं डिक्लेयर कर दिया। अब ऐसे में अशोक फैसला लेता है कि वो महापद्मनभ से मिलने जाएगा। अब कोई भी राजा अगर कहीं पर उठ के जाता है तो जाहिर सी बात है उसके साथ एक प्रोटोकॉल है कि कई लोगों की टुकड़ी चलेगी, थोड़ी बहुत सेना तो चलेगी ही चलेगी अगर किसी से मिलने भी जा रहा है तो। एग्जाम्पल के तौर पर आज की डेट में भारत का प्रधानमंत्री आपके घर आए, आप उसको खाने पर बुलाएं, और भारत का प्रधानमंत्री आपके घर आए, तो क्या वो अकेला आ जाएगा कि ट्रेन में बैठा राजधानी एक्सप्रेस में और उसके बाद उतरा और आपको फोन कर रहा है, हाँ भाई आ गया हूं आपके शहर में, तब आप उसको बोलोगे अरे भैया ऑटो ले लेना वहां से, तो वो ऑटो कर रहा है, हाँ कितने 10 रुपए, हाँ चलो बैठ गए। फिर आपके घर के पास रिक्शा करके आ रहा है, फिर बोल रहा है व्हाट्सएप लोकेशन भेज देना जरा। ऐसे तो नहीं आएगा ना प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय चलेगा, प्रधानमंत्री के साथ सिक्योरिटी के कुछ लोग चलेंगे। सिंपली जब अशोक फैसला लेता है कि वो महापद्मनभ से इस बारे में मिलने जाएगा, तो अशोक के साथ 10,000 की सेना चलती है। अब यहां पर जो कलिंग के ऊंचे पहाड़ हैं, जिनको आज की डेट में हम लोग नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन बोलते हैं या पठार आप बोल सकते हो, बोलते हैं, इन पर जासूस बैठा करते थे। हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भी राज्य की सीमा रेखाएं होती थी, वहां पर जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ या पठार होते थे, वहां पर हमेशा जासूस बैठा करते थे। ठीक है। उन जासूसों का काम होता था कि वो इतनी ऊंचाई पर बैठकर देखा करते थे कि किसी दूसरे राज्य की सेना तो नहीं आ रही है आक्रमण करने, और अगर ऐसा कुछ होता था तो तुरंत जाके अपने राजा को बताना है। ये उनका काम हुआ करता था। तो ऐसे में ये जो जासूस होते, इन्हें दूर से आती हुई एक सेना दिखाई दी। जाहिर सी बात है ये अशोक की सेना थी, और इन्होंने तुरंत जाकर महापद्मनभ को खबर दी कि अशोक तो कलिंग पर चढ़ाई करने के लिए आ रहा है। अब महापद्मनभ ने फैसला लिया
कि वो रिटेलिएट करेगा। मतलब महापद्मनभ ने कहा कि इसका जवाब दिया जाए। रिजल्टेंट, जैसे ही कलिंग की सीमा रेखा के पास अशोक और अशोक की सेना, केवल 10,000 की सेना थी, जबकि अशोक सिर्फ मिलने आ रहा था, एंट्री ले रहे होते हैं, तुरंत आसमान से तीरों की बौछार होती है, भालों की बौछार होती है और कई सारी कैजुअलिटीज होती हैं। कई 100 लोग, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं अशोक की सेना के। जैसे तैसे सेना की टुकड़ी अशोक को बचाकर ले जाती है। अब अशोक का खून खौल रहा होता है कि यह करने की हिमाकत कैसे हो गई किसी की। इस भारत में, अखंड भारत का सर्वोपरि राजा हूं मैं, सर्वोपरि सम्राट हूं मैं, और मेरे आगे इस तरीके की हरकत करने की हिमाकत कैसे हुई किसी की। महापद्मनभ, जिसने अपने आप को स्वतंत्र भी डिक्लेयर कर दिया है, अब इस बात की पुष्टि भी हो चुकी थी। अशोक को जो कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन भी दूर हो चुका था। अशोक इस बात के लिए जा रहा था कि महापद्मनभ से बात होगी, वो इस बात का मतलब समझेगा कि उसने टैक्स क्यों बढ़ा दिया 10%, 10 गुना ज्यादा। लेकिन ये जो तीर आसमान से बरसे थे, ये अपने आप में चीख चीख कर गवाही दे रहे थे कि महापद्मनभ ने कलिंग को स्वतंत्र डिक्लेयर कर दिया है बिना अशोक की इजाजत के, और साथ में टैक्स भी बढ़ाया है। और ये जो कई सैकड़ों लोग मारे गए थे, अब इनकी भरपाई कैसे होगी। पूरी रात अशोक को नींद नहीं आती है और अगले दिन अशोक सिर्फ एक ही बात बोलता है, सेना तैयार करो। अशोक की सेना तैयार होती है, 2.5 लाख की यह सेना, जिसमें हाथी से लेकर घोड़े तक। अशोक अपना कैवलार पहने तैयार है, हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में भाला है, और अशोक का सिर्फ एक ही कहना होता है, बच्चा बूढ़ा जवान जो भी दिखे, कोई रहम नहीं, मुझे कलिंग चाहिए। एक तरफ से कलिंग में सेना घुसेगी और दूसरी तरफ से निकलेगी। कोई भी रास्ते में आए, वो सब मौर्य साम्राज्य के कदमों पर होने चाहिए। किसी के बारे में एक पल भी नहीं सोचना है। और तब यह युद्ध होता है, और इसी युद्ध को हम लोग क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ कलिंग। क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ कलिंग। ईयर ध्यान रखिएगा, 261 बिफोर क्राइस्ट में बैटल हुआ। किसके किसके बीच में हुआ, अशोक और महापद्मनभ के बीच में हुआ। इस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। कितने, 1 लाख से ज्यादा। डेथ कितनी हुई, 1 लाख प्लस। कितने लोग इंजर्ड हुए, अशोक के शिलालेख ही इसकी जानकारी देते हैं। अशोक का जो 13वां शिलालेख है, वो कलिंग के युद्ध की जानकारी देता है, और उस शिलालेख के आधार पर 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। और इंजर्ड कितने हुए, 2.5 लाख से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। और इतना ही नहीं, युद्ध के बाद इतने ही लोग बीमारी से मरे, और कुछ समय के बाद कुछ लोगों ने दम तोड़ा। इतनी ज्यादा क्षति हुई। जब कलिंग का युद्ध हुआ, महापद्मनभ मारा गया, कोई नहीं बचा कलिंग में, सिर्फ महिलाएं दिख रही थी। पुरुष ना के बराबर जो भी बचे थे वो केवल इंजर्ड थे। तो जब युद्ध ये खत्म होता है, अशोक के हाथ खून से सने हुए हैं, अशोक का पूरा कैवलार खून से सना हुआ है, तलवार से रक्त टपक रहा है, चारों तरफ अशोक के भी घाव हैं, और अशोक वॉक कर रहा होता है कलिंग के इस बैटलफील्ड से। चारों तरफ चिताएं जल रही होती हैं। जब अशोक मिट्टी पर हाथ लगा के देखता है, तो उस मिट्टी में खून होता है। मतलब जैसे मिट्टी पर आप पानी डाल दो तो कीचड़ होती है ना, तो मिट्टी का टेक्सचर थोड़ा सा लूमी हो गया था, कीचड़ की तरह। वो पानी की वजह से नहीं, वो खून की वजह से। भारत के इतिहास में यह एक ऐसा युद्ध है जिसमें सबसे ज्यादा खून बहा। और वहीं पर एक 12 साल का लड़का बैठा होता है, सफेद वस्त्र पहने, और वो 12 साल का जो बच्चा होता है उसका नाम था निगोद। अशोक का एक भाई होता है जिसका नाम था सुमन, वो भी मारा गया होता है इस कलिंग के युद्ध में।
और सुमन का बेटा था निगोद। निगोद ने अपने पिता को अग्नि दी होती है अभी, और वो बैठा वहां पर अपने पिता की चिता को सिर्फ देख रहा होता है। अशोक जाता है और निगोद के कंधे पर हाथ रखता है। वो 12 साल का लड़का जो अपने पिता की चिता को देख रहा होता है, उसकी आंख में आंसू भी नहीं होते हैं, आंखें बिल्कुल सूखी, लेकिन आंखों में अगर देखो तो ऐसा लगेगा जैसे आंखें ही जल रही हों। वो केवल अशोक की तरफ देखता है और सिर्फ इतना पूछता है, क्यों, क्या मिला इससे। और वही वो पल था जब अशोक के हाथ से तलवार छूट जाती है। अशोक ने अपनी जिंदगी में ऐसा मंजर नहीं देखा होता है। अशोक को उसका दिल चीख कर यह बोल रहा होता है कि वो ये युद्ध केवल इतिहास के पन्नों पर जीता है, असल में वो इस युद्ध को हार चुका है। अशोक के पास भी इस बात का जवाब नहीं होता है कि क्यों, इसके परिणाम कुछ और हो सकते थे। और यहीं से अशोक फैसला लेता है कि अब वो कभी भी जिंदगी में तलवार नहीं उठाएगा। और इसी को ड्रास्टिक चेंज ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहा जाता है कि भारत में, भारत का जो इतिहास है वहां पर भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया। वरना अगर अशोक जैसा सम्राट गद्दी पर बैठा होता तो भारत के राजे महाराजाओं की भूमिका और अलग हो सकती थी। मतलब आप ये बोल सकते हो कि भारत के राजे महाराजे और ज्यादा स्ट्रेंथफुल होते हैं। भारत के राजाओं को आप कम मत समझिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ यह दर्शा रहा हूं कि आप देखिए ड्रास्टिक चेंज तो यहां पर आएगा। अशोक को द ग्रेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसने राजा होते हुए भी, तलवार छोड़कर भी लोगों के बारे में इतना सोचा और अपनी पूरी जिंदगी तलवार के बिना ही लोगों का जीवन बदलने में लगा दी, और बदल भी दिया लाखों लोगों का जीवन। लेकिन मैं आपको यह आइडेंटिफाई कराना चाहता हूं कि हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर राजा के हाथ से तलवार छूटी तो राज्य नहीं बचेगा, इस बात की सच्चाई है। अगर योद्धा के हाथ में तलवार नहीं होगी तो किसके हाथ में होगी। आप केवल ज्ञान से सुरक्षित नहीं कर सकते हो राज्य को, आप ज्ञान से लोगों को बदल सकते हो, लेकिन अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो वो अस्त्र और शस्त्र से ही मिलेगी। मैं आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करा रहा हूं कि आप देखिए कि भारत के शूरवीर योद्धा कैसे थे राजे महाराजे एंशिएंट में, लेकिन मेडवेल आते आते आप देखोगे भारत के राजे महाराजे कितने कमजोर पड़ जाएंगे। आपस में ही एक दूसरे का गला काटेंगे, आपस में ही एक दूसरे की चुगली करेंगे, आपस में ही मतभेद इतने होंगे, और जब एक दूसरे को जरूरत पड़ेगी तो कोई किसी का साथ नहीं देगा, चाहे फिर वो पृथ्वीराज चौहान की बात होगी, या आप देखोगे आगे चल के राजा बहारमल की बात होगी, या आप देखोगे ब्रिटिशर्स के टाइम पे मराठे भी इस चीज का शिकार होंगे। धीमे धीमे करके भारतीय शासक कमजोर क्यों होते जाएंगे, उस बात को मैं आपको समझा रहा हूं कि यहां पर आप देख रहे हो कितनी स्ट्रेंथ है। खैर, कलिंग का युद्ध हो चुका था, अशोक वापस लौट आता है, लेकिन अशोक का दिल और दिमाग दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अशोक गिल्ट फील कर रहा है कि उसके हाथों जो ये बर्बरता हुई है उसका खामियाजा वो कैसे भुगतेगा। अगला दिन होता है, सुबह सभा का आयोजन होता है कि सम्राट अशोक आ रहे हैं। सभा बिल्कुल सजी हुई है, कलिंग का युद्ध जीत कर आए हुए हैं। अब जनता से बात करेंगे, अपने मंत्रियों से बात करेंगे, लेकिन हर कोई इंतजार करता रहता है। अशोक नहीं आता है दरबार में। अशोक ने तो उस दिन अपनी शाही वेशभूषा भी नहीं पहनी होती है, जो राजाओं के कपड़े होते हैं। अशोक ने सर पर मुकुट भी नहीं लगाया होता है। अशोक तो नंगे पैर, सिर्फ एक धोती पहने, अपने राज्य के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा कुछ सोच रहा होता है। वहीं से एक साधु निकलते हैं। बौद्ध धर्म में मानने वाले साधु थे जिनका नाम था उपगुप्त। क्या नाम था? उपगुप्त। ये निकल रहे होते हैं वहीं से। इनकी नजर पड़ती है। ये कहते हैं, अरे राजन, यहां क्या कर रहे हो आप? अशोक नमस्कार करते हैं।
उपगुप्त का कहना होता है, राजन आपका स्थान इस टाइम पर दरबार में होना चाहिए और आप यहां पर क्या कर रहे हैं, और बिना शाही वेशभूषा के। तो अशोक कुछ नहीं बोलता है। उपगुप्त का कहना होता है, ऐसा लगता है जैसे कि आपको कोई चीज मन में व्यथा खाए जा रही है। तो अशोक कहता है कि अब उसका मन नहीं है इस राजपाट को भोगने का, अब उसका मन नहीं है तलवार उठाने का। तो उपगुप्त का कहना होता है, अगर राजा ही तलवार नहीं उठाएगा तो राज्य की रक्षा कैसे होगी। लेकिन अशोक दृढ़ निश्चय कर चुका था। अशोक का कहना होता है, चाहे दूसरा कोई और तरीका हो, लेकिन अब मैं तलवार नहीं उठाऊंगा कभी। तब उपगुप्त अशोक को धम्म नीति का मार्ग दिखाते हैं। कौन सी नीति का? धम्म नीति का। तो ध्यान रखिएगा, उपगुप्त को इसीलिए क्या कहा जाता है? मेंटोर कहा जाता है अशोक का। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि अशोक के गुरु कौन थे, तो ध्यान रखिएगा अशोक के गुरु थे उपगुप्त, और उपगुप्त ने ही अशोक को धम्म नीति का मार्ग दिखाया था। कौन सी नीति? धम्म नीति। धम्म नीति का मतलब होता है बुद्ध की टीचिंग्स पर चलना, और बुद्ध ने जिस तरीके से अपना जीवन बिताया है उसी तरीके से जीवन बिताना, जगह जगह पर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो अशोक यहीं से धम्म नीति अपनाता है, और इसके बाद अशोक के द्वारा अपने पूरे जीवन में जगह जगह पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया हुआ है। ध्यान रखिएगा, अशोक का एक बेटा था। अशोक का जो बेटा है, इसका नाम था महेंद्र। क्या नाम था? महेंद्र। और अशोक की एक बेटी थी जिसका नाम था संघमित्रा। संघमित्रा, ठीक है। तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा दोनों को कहां भेजा था? दोनों को श्रीलंका भेजा था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। क्या किया? श्रीलंका भेजा था बौद्ध का प्रचार प्रसार करने के लिए। क्लियर? ध्यान रखोगे ये बात? तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक ने अपने बेटे और बेटी को कहां भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए? आपका आंसर होगा श्रीलंका भेजा था प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, अब चीजों को फैक्ट वाइज एक बार देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, चलिए। अशोक कौन था? वह बिंदुसार का पुत्र था। उसने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है 261 ईसा पूर्व की कलिंग का युद्ध, जिसको उसने जीता था। उसने कलिंग युद्ध जीता, जो उसके जीवन का निर्णायक मोड़ बन गया, और उसके बाद उसने अपनी पूरा जीवन लगा दिया बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में। उसने अपने कार्यकाल में मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप भी बनवाए, जो कि बौद्ध धर्म का प्रतीक है। युद्ध में हुए भारी नरसंहार को देखकर उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और युद्ध समाप्त करने का निर्णय लिया। उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद कलिंग का युद्ध लड़ा था। ठीक है, आप देख सकते हो जो उसने कलिंग का युद्ध लड़ा हुआ है वो 261 बिफोर क्राइस्ट में लड़ा हुआ है, और जबकि उसने राजपाट संभाला हुआ है 268 बिफोर क्राइस्ट में। नंद वंश के पतन के बाद व्यापार और वाणिज्य के लिए कलिंग पर नियंत्रण करना आवश्यक था, क्योंकि कलिंग ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। अशोक का जो 13वां शिलालेख है उससे हमें कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। अभी एक एक शिलालेख की भी बात करेंगे, क्योंकि हर एक रॉक इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चन आपसे पूछता है। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु धर्म महापात्र नियुक्त किया गया था अशोक को। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म के जो विद्वान थे उन्होंने अशोक को टाइटल दिया था, मतलब आप बोल सकते हो एक पोस्ट दी थी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। इस पोस्ट का नाम था धर्म महापात्र। अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया। तो ध्यान रखिएगा, यही जो उपगुप्त है यही मेंटोर कहलाते हैं अशोक के। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक स्तंभों का निर्माण कराया। ये जो अशोक स्तंभ है इनमें बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए
अलग अलग बहुत सारे प्रिंसिपल्स बौद्ध धर्म के लिखे गए हैं। प्रसिद्ध सांची का स्तूप, सारनाथ स्तंभ अशोक के शासनकाल से ही संबंधित है। ये सब अशोक ने ही बनाए हुए हैं। नाउ अशोक के इंस्क्रिप्शंस को देख लेते हैं। अशोक के टोटल कितने इंस्क्रिप्शन हैं? तो आपको पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं। ठीक है, मतलब 14 ऐसे शिलालेख हैं जहां पर अशोक ने कुछ ना कुछ चीजें लिखवाई हुई हैं, जो कि आज भी पढ़ने में यह समझ आता है कि अशोक ने अपना शासनकाल कैसे चलाया था, साथ में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे किया था। ये जो शिलालेख हैं अशोक के, ये हमें कई जगहों से मिलते हैं, जैसे कि शाहबाजगढ़ी से, मनसेहरा से, कालसी से, गिरनार, सुपारा, येरागुंडी। ठीक है, तो ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये ध्यान रखें कि किस शिलालेख में कौन सी बात को कहा गया है, तो वो देखते हैं। यहां पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है, बट जो मेजर बात है इसकी, जो मेन जेस्ट है, वो मैं हिंदी पे भी लिखता जा रहा हूं। ठीक है, जैसे कि अशोक का पहला शिलालेख है, ये बताता है प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल स्लॉटर एंड फेस्टिव किलिंग्स। अशोक ने इस बात का फैसला लिया कि अब से जो जानवरों के जो स्लॉटर हैं वो बंद कराए जाएं। जो जानवरों के कसाई खाने थे उनको बंद कराया अशोक ने। स्पेशल फेस्टिवल वगैरह है तो फेस्टिवल्स में जानवरों की किलिंग्स और मांस खाने पर भी अशोक ने रोक लगाई। ठीक है, तो ये पहला शिलालेख इस बात की जानकारी देता है। इससे यह पता लगता है कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो चुका था, वो काफी काइंड हार्टेड हो चुका था और बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा उसका इंटरेस्ट आ रहा था, जिसकी वजह से एनिमल्स के प्रति कहीं ना कहीं उसके मन में बहुत काइंडनेस आ चुकी थी। तो यहां पर क्या हुआ, जानवरों के वध पर रोक लगाई। मतलब लोग ऐसे तो नॉनवेज खाते थे, लेकिन अशोक के इस फैसले से क्या हुआ कि एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए जानवरों को मारने की अनुमति नहीं थी। जैसे कि कोई त्योहार वगैरह है तो आप उसमें नॉनवेज नहीं खा सकते हो। ठीक है, और जितने भी जो मेन कसाई खाने थे उन कसाई खानों पर बंदी लगा दी गई, क्योंकि ये जो कसाई खाने थे ये जानवरों की मौत को और ज्यादा प्रमोट करते थे, क्योंकि इनका तो व्यापार था, तो व्यापारिक तौर पर इसको बंद करवा दिया। दूसरा शिलालेख बताता है मेडिकल केयर फॉर ह्यूमंस एनिमल्स मेंशन चोल, पांड्या, सत्यपुत्र एंड केरल पुत्र एंड ग्रीक रूरल एंटीचोस। कहने का मतलब यह है कि जो दूसरा शिलालेख है यह हमें अशोक की मेडिकल केयर के बारे में बताता है, क्योंकि अशोक ने इस दौरान भारत में कई सारे चिकित्सालयों की भी स्थापना करी। ठीक है, कई सारे हॉस्पिटल्स खोले और वहां पर बहुत प्रसिद्ध और जाने माने वैद्यों को स्थापित किया, ताकि केवल लोगों की ही नहीं जानवरों की भी देखभाल हो सके। तीसरा जो शिलालेख है, इट इशूड 12 ईयर आफ्टर कोरोनेशन, प्रमोट्स जनरेसिटी टू ब्राह्मण्स, इंस्ट्रक्ट युक्त्स एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। कहने का मतलब यह है कि जो तीसरा शिलालेख है अशोक का, यह बताता है कि अशोक ने इस बात को प्रेरित किया कि हमें ब्राह्मणों को की जनरसिटी जो है उसको प्रमोट करना चाहिए, ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, साथ में जो हमारे अधिकारी हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए, और जो रूरल ऑफिसर्स हैं जिनको राजुकास कहा जाता था इनका भी सम्मान करना चाहिए। अशोक का यह मानना था कि जो हमारे साम्राज्य में जो ब्राह्मण है वो कहीं ना कहीं हमें धर्म के लिए लीड कर रहे हैं और धर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, उसी तरीके से राजुकास जो हैं और प्रादेशिक जो हैं, ये जो ऑफिसर्स हैं, ये आपको प्रोटेक्ट रखने का काम कर रहे हैं, तो आप इनका भी सम्मान करें। तो जो तीसरा शिलालेख है ये इनकी रिस्पेक्ट के बारे में बताता है। चौथा शिलालेख जो है ये बताता है धम्म घोष को एडवोकेट करता है। धम्म घोष का मतलब क्या है? साउंड ऑफ राइटनेस। जो चौथा शिलालेख है ये कहता है अशोक का कि आप हमेशा आपके अंदर की जो सही आवाज आ रही है आप उसको सुने, आप हमेशा सत्य का साथ दें, और जो मोरल वैल्यूज हैं, जो एथिकल गवर्नेंस के पहलू हैं, आप उसका हमेशा साथ दें। आप ये समझें कि जो राजा है आपका, जो आपकी सरकार है, वो जो काम कर रही है वो आपकी भलाई के लिए कर रही है, तो उसमें आप उसके खिलाफ ना खड़े हों। पांचवां जो शिलालेख है यह बताता है एवरी ह्यूमन इज माई चाइल्ड। अशोक क्या बोल रहा है पांचवें शिलालेख में कि आप जितने भी हो आप सब मेरे बच्चों की तरह हो।
अपॉइंट्स धम्म महामंत्र एड्रेसेस स्लेवरी। उसने क्या कहा? उसने कहा कि आप सब मेरे बच्चों की तरह हो और आप सबकी केयर करना मेरी जिम्मेदारी है। हालांकि उसने तलवार त्याग दी थी, उसने युद्ध को त्याग दिया था, लेकिन वो दूसरों को यह बता रहा है 5वें शिलालेख में कि भाई मैं आपकी केयर के लिए खड़ा हुआ हूं, मैं जो आपको रास्ता दिखा रहा हूं, विश्वास करिए वो रास्ता मोक्ष का है। 6वां शिलालेख बताता है वेलफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन अशोक्स कम्युनिकेशन विद सब्जेक्ट। मतलब अशोक ने 6ठे शिलालेख के अंदर बहुत सारे और पहलुओं पर बात करी हुई है कि एक सरकार की नीति क्या होनी चाहिए, लोगों को किस किस चीज की सुविधा मिलनी चाहिए, लोगों को न्याय की सुविधा होनी चाहिए, लोगों को कृषि के लिए सुविधा होनी चाहिए, उनकी आय होनी चाहिए एक, ठीक है, साथ में उनको धर्म की शिक्षा भी मिलनी चाहिए। तो अलग अलग पहलुओं पर अशोक ने जो बात करी है वो शिलालेख 6 में करी हुई है। 7वां शिलालेख एनकरेजेस टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट अमंग रिलीजन्स। अशोक ये कहता है कि आप किसी भी धर्म के हो, 7वें शिलालेख में अशोक ने बताया है हर एक धर्म का हमें सम्मान करना है। जैसे कि अशोक बौद्ध धर्म का आप सम्मान कर रहा था, उसी तरीके से अशोक ये कहता है इस शिलालेख में कि सभी धर्मों का आपको सम्मान करना है और सभी धर्मों के लिए टॉलरेंस होनी चाहिए और रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी यही कहते हैं कि आपको सभी धर्मों का सम्मान करना है। 8वां शिलालेख है, यह बताता है अशोकास फर्स्ट धर्म यात्रा टू बोध गया के बारे में कि अशोक ने धम्म नीति अपनाने के बाद जो पहली यात्रा करी थी वो सबसे पहले बोध गया गया था। बोध गया कहां है आपको पता है? बिहार में है, जहां पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो अशोक ने सबसे पहले बोधि ट्री के दर्शन किए थे। तो वो जो उसकी यात्रा है ना, उसको धम्म यात्रा के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में 8वें शिलालेख में लिखा गया है। 9वां शिलालेख इट कंडेम्स एक्स्ट्रावेगेंट सेरेमनीज एम्फसाइजेस सिंपल रिचुअल्स अलाइंड विद धम्म। 9वें शिलालेख में अशोक कहता है कि ये जो पुरानी रूढ़िवादी रिचुअल्स चली आ रही हैं, ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट सेरेमनीज जिसमें राजे महाराजे अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, पशुओं की बलि दी जा रही है, इन सारे रिचुअल्स को खत्म करना चाहिए। और अशोक ने कहा कि हमें रिचुअल्स ऐसे फॉलो करना चाहिए जो कि बहुत सिंपल हो, जिससे कि किसी का नुकसान ना हो। 10वां शिलालेख बताता है इट क्रिटिसाइजेस परस्यूट ऑफ फेम एंड ग्लोरी, प्रायोरिटाइज धम्म ओवर मैटेरियलिज्म। कहने का मतलब यह है कि 10वां शिलालेख में अशोक यह कहता है कि ये जो फेम है, ये जो ग्लोरी है, जो आप इसके पीछे भाग रहे हो, ये सब तुच्छ है, ये सब बेकार है। एट द एंड ये किसी काम की नहीं आने वाली है। अगर आपके काम आएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? मैटेरियलिज्म को त्यागना और धम्म को अपनाना। मतलब मेडिटेशन को आपको अपनाना है, ध्यान लगाइए। और ये जितना भी मैटेरियलिज्म है ये किसी काम नहीं आने वाला। गाड़ी घोड़ा घर मकान फोन, ठीक है, सोना चांदी। 11वां जो शिलालेख है ये कहता है डिक्लेयर्स धम्म एज प्राइमरी पॉलिसी। अशोक ने धम्म नीति को प्राइमरी पॉलिसी बताया हुआ है कि इससे ऊपर कुछ नहीं है। आप मेडिटेशन करिए, आप सिर्फ ध्यान लगाइए, आप बुद्ध के रास्ते पर चलिए। और जो बुद्ध के 3 जो मेन रास्ते हैं, राइट बिलीफ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, आपने पढ़ा हुआ है जैनिज्म और बौद्धिज्म में, केवल आप उसको मानिए। 12वां शिलालेख प्रमोट्स टॉलरेंस अमंग रिलीजन। यह कहता है कि सभी धर्मों के लिए आपको सम्मान रखना चाहिए और यह महामंत्र फॉर विमेन्स वेलफेयर को हाईलाइट करता है। मतलब कहने का कि आपको महिलाओं को भी सम्मान देना है, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में आते आते महिलाओं का सम्मान एक किनारे रख दिया गया था। कोई भी महिलाओं को सभा या समिति में परमिशन नहीं देता था बैठने की, जबकि ऋग वैदिक पीरियड में ऐसा था। अब बाल विवाह भी होने लगे थे जिससे कि महिलाओं का शोषण हो रहा था। तो अशोक ने उसके खिलाफ जो बताया है और विमेन वेलफेयर की बात कही हुई है 12वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के बारे में बताया हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 14वां जो शिलालेख है इट मेंशंस द डिसेमिनेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन अक्रॉस द एम्पायर। ये बताता है 14वां शिलालेख कि अशोक ने कहां कहां पर किस किस शिलालेख की स्थापना करी हुई है और कौन सा शिलालेख किसकी जानकारी देता है, उसकी पूरी समरी 14वें शिलालेख में है। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसको अपनी भाषा में थोड़ा सा मेहनत करिएगा, अपनी भाषा में अलग अलग करके लिख लीजिएगा, एक जगह नोट्स बना लीजिएगा। 14 शिलालेख
ये किसके किसके बारे में बताते हैं। डन है सभी को? नाउ ठीक है, इस तरीके से धीमे धीमे करके, क्योंकि अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य के अंदर कोई ऐसा शक्तिशाली शासक हुआ नहीं। अशोक ने अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में लगा दिया और धीमे धीमे करके मौर्य साम्राज्य में जो शासक आए वो ऐसे नहीं हुए कि राजाओं की तरह वो जनता के बीच में अपनी कैपेबिलिटी स्थापित कर सके। एक तरीके से आप बोल सकते हो बहुत सारी जगहों से जब अशोक का निधन हुआ तो उसके बाद बहुत सारी जगहों से मौर्य साम्राज्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे। ध्यान रखिएगा, जब राजा काबिल नहीं होता है तो जनता तुरंत विद्रोह करने लगती है। जनता को हमेशा यह लगना चाहिए कि वो सुरक्षित है, जो उसका राजा है वो उसकी हिफाजत कर सकता है। और अगर जनता को यह लगना जिस दिन बंद हो जाता है उस दिन जनता विरोध कर देती है। सिंपली मौर्य साम्राज्य के साथ हो रहा था। जब अशोक का निधन होता है तो उसके बाद जनता विद्रोह करती है। अब ऐसे में मौर्य साम्राज्य का जो सेनापति था उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग। इवन जो मौर्य साम्राज्य की सेना थी वो भी पुष्यमित्र शुंग को पसंद करती थी। इवन मौर्य साम्राज्य के शासकों पर उनको इतना बिलीव भी नहीं रहा था जितना कि बिलीव उनको पुष्यमित्र शुंग के ऊपर था। लगातार पुष्यमित्र शुंग की जो प्रसिद्धि है यह बढ़ रही थी। जनता भी यही चाहती थी और सेना भी यही चाहती थी कि अब बागडोर पुष्यमित्र शुंग के हाथ में आनी चाहिए और यहीं से एक नए वंश की स्थापना होगी, शुंग वंश की। अब होता क्या है कि एक दिन मिलिट्री परेड हो रही होती है और उस टाइम पर मौर्य साम्राज्य का शासक था बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ। मिलिट्री परेड के दौरान ही जो पुष्यमित्र शुंग है वो मौका पाकर बृहद्रथ की गर्दन काट देता है, उड़ा देता है, बिल्कुल काम तमाम। और यहीं से पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश की स्थापना करता है और मौर्य साम्राज्य का अंत करता है। तो मौर्य साम्राज्य के बाद कौन आया? शुंग वंश आया। अब ध्यान रखिएगा, जो शुंग वंश है यह एक ब्राह्मण डायनेस्टी है। पुष्यमित्र शुंग एक बलशाली शासक है, एक ब्राह्मण किंग है और साथ में ये सारे वैदिक कल्चर को परफॉर्म करेगा। ठीक है, जितने भी वैदिक रिचुअल्स हैं उन सभी को मानने वाला है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ब्राह्मण क्लैन से है। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग शासन करेगा, उसके बाद उसका बेटा अग्निमित्र, उसके बाद वासुमित्र और उसके बाद देवभूति। इस तरीके से ओवरऑल अगर हम डायनेस्टी की बात करें तो शुंग डायनेस्टी सफल डायनेस्टी रही। इन्होंने अपने सिक्के चलाए, पुष्यमित्र शुंग हो या फिर अग्निमित्र हो या फिर वासुमित्र हो। इनके टाइम पीरियड में बाहरी क्षेत्रों से बहुत आक्रमण हुए भारत पे, लेकिन इन्होंने यूनानियों से भी अपने आप को प्रोटेक्ट किया। केवल प्रोटेक्ट ही नहीं किया बल्कि उनकी खटिया भी खड़ी करी, उनको अफगानिस्तान वाला रीजन भी छुड़वाया। तो ओवरऑल जब हम इस डायनेस्टी को देखते हैं तो यह सफल डायनेस्टी है। अच्छा, एक बात और, शुंग वंश के ऊपर इतने आक्रमण क्यों हो रहे हैं? इस क्रोनोलॉजी को आप समझ रहे हो? लोगों के दिमाग में है, जो ग्रीक्स हैं, जो यूनानी हैं आसपास, जो अफगानिस्तान तक आके बैठे हुए हैं, हिंद कुश की पहाड़ियों तक बैठे हुए हैं, उनके दिमाग में एक चीज है कि मौर्य साम्राज्य है भारत में और मौर्य साम्राज्य का शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बाद बिंदुसार, फिर उसके बाद अशोक। इनसे नहीं भिड़ सकते। यह बहुत बड़ा एम्पायर है, ऐसा एम्पायर है जिसने मगध साम्राज्य को खत्म करके अपनी नींव स्थापित करी। लेकिन अब दिमाग में तुरंत मैसेज गया ना कि मौर्य साम्राज्य तो खत्म हो गया, तो अब कौन ही होगा जो कि भारत की इस टेरिटरी को बचा पाएगा। इस वजह से अचानक से इतने हमले हुए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई बड़ी सल्तनत खत्म होती है, ठीक है, तो हमेशा छोटे छोटे आसपास के जितने भी साम्राज्य हैं या राजे महाराजे हैं वो अटैक करना शुरू करते हैं। उनको लगता है कि यही सही समय है, आक्रमण करके ज्यादा से ज्यादा जमीन हासिल कर लो। यही सेम आप देखोगे दिल्ली सल्तनत में। जब दिल्ली सल्तनत खत्म होगी तो आप देखोगे
जो बाबर है वो लगातार 4 वर्षों तक युद्ध कर रहा है। पहला तो पानीपत का युद्ध, वो तो उसने खुद किया। उसके बाद अगले साल खानवा का करेगा, फिर चंदेरी का युद्ध करेगा, फिर घाघरा का युद्ध करेगा। सिंपली यहां पर भी जो शुंग वंश है इसके ऊपर आक्रमण इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि सबको लग रहा है कि मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया, अब ये अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। ज्यादा कुछ है नहीं, इतना बड़ा साम्राज्य रहा नहीं है और बहुत सारे इनके एविडेंसेस भी नहीं है जितने कि मौर्य साम्राज्य के हैं। क्योंकि आपने देखा मौर्य साम्राज्य के बारे में इतना कुछ पढ़ने को इसलिए है क्योंकि उसके अपने शिलालेख भी हैं। मौर्य साम्राज्य के बारे में चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है, मेगस्थनीज ने इंडिका में लिखा हुआ है, ठीक है। बट यहां पर ऐसा नहीं है, तो कुछ बहुत ही चीजें हमें पता है, उनके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ का ब्राह्मण सेनापति था। उसने बृहद्रथ की हत्या 185 या 186 बिफोर क्राइस्ट में करी और स्वयं को राजा घोषित कर दिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह अंतिम मौर्य राजा के विरुद्ध आंतरिक विद्रोह था। मतलब कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि जो पुष्यमित्र शुंग है उसने विरोध कर दिया था और सेना के अंदर ही राजा को लेकर विरोध हो गया था। जबकि कुछ लोगों का कहना है, कुछ इतिहासकारों ने यह माना है कि मौर्यों द्वारा बौद्ध धर्म को मिले अत्यधिक संरक्षण के विरुद्ध ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया थी। हालांकि इस स्टेटमेंट का खंडन हो जाता है। उसका कारण आपको बताऊं, जो इतिहासकार ये कहते हैं कि जो शुंग है, ठीक है, क्योंकि मौर्य बौद्धों को संरक्षण दे रहे थे, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, तो कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि ये एक ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया थी बौद्ध धर्म को दबाने के लिए। तो अगर ऐसा है तो फिर जो सांची के स्तूप हैं जो अशोक ने बनाए हुए हैं, इन सांची के स्तूप के बाहर का जो द्वार है वो पुष्यमित्र शुंग ने बनाया हुआ है। तो फिर पुष्यमित्र शुंग सांची के स्तूप के बाहर का द्वार क्यों बना रहा है? मेरी बात आपको समझ आ रही है? उस टाइम पर सोशल मीडिया भी नहीं था, उस टाइम पर पॉलिटिक्स भी इस तरीके की नहीं थी। राजे महाराजे जो चाहते थे डंके की चोट पर करते थे। नहीं बनवाना है नहीं बनवाएंगे, बनवाना है बनवाएंगे। आज की तरह नहीं कि नहीं मानते किसी को उसके बाद भी फूल चढ़ा देते हैं जाकर दिखाने के लिए। क्लियर हो रही है बात? तो ये जो दूसरा फैक्ट है इसका कहीं ना कहीं खंडन हो जाता है। जो चीज हमें देखने को मिलती है वो ये कि हां, ये एक आंतरिक विद्रोह था, क्योंकि जो आखिरी राजा था बृहद्रथ, इसके बारे में कुछ माइलस्टोन हमें मिलते ही नहीं है कि इसने कुछ ऐसा किया हो कि प्रजा इससे खुश हो या राज्य को बचाने के लिए कोई कदम उठाया हो। पुष्यमित्र शुंग की राजधानी पाटलिपुत्र थी। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुंग वंश की राजधानी क्या थी, तो इसने अपनी राजधानी पटना को बनाया था। इसने यूनानी शासकों मेनेंडर, डेमेत्रियस के आक्रमणों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। इसने विदर्भ पर विजय प्राप्त करी। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, जैसे ही मौर्य साम्राज्य खत्म होता है तो विदर्भ पता है किसको बोलते हैं? आज की डेट में महाराष्ट्र वाला जो रीजन है यह विदर्भ कहलाता था। तो विदर्भ अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है। वो कहता है भैया आज से हम स्वतंत्र हैं, अब हम किसी की जी हजूरी नहीं करेंगे, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग ने कहा बेटा ए ना चोलबे, ऐसा नहीं होगा, और उसने सीधे विदर्भ पर हमला किया और विदर्भ को पूरे अंपायर में जोड़कर ही रखा। तो ये चीजें दर्शाती हैं कि ये जो डायनेस्टी है ये कितनी पावरफुल थी। इसके शासनकाल में सांची और भरहुत के स्तूपों का जीर्णोद्धार हुआ और उसने सांची के शिल्पयुक्त पत्थर का द्वार भी बनवाया हुआ है। यही बात जो है वो इस बात का खंडन करती है जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट, इसने अश्वमेध, राजसूय और वाजपेय जैसे वैदिक यज्ञ किए हैं। ध्यान रखिएगा क्योंकि ब्राह्मण डायनेस्टी है, वैदिक रिचुअल्स जो हैं उन पर कंप्लीटली बिलीव्ड है। इस वजह से तो क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन देगा और बोलेगा इनमें से कौन सी ये डायनेस्टी है या कौन सा शासक है। जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए उसने कहा शिशुनाग, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र शुंग और अशोक। इनमें से कौन सा शासक है जिसने वैदिक काल की जो रिचुअल्स थे, जो प्रथाएं थी, उनको अपनाया? तो आपका आंसर क्या होगा? पुष्यमित्र शुंग। वैदिक पीरियड में आपको पता है अश्वमेध मतलब घोड़े की बलि दी जाती थी, यज्ञ किया जाता था। राजसूय मतलब राजा अपनी कोरोनेशन सेरेमनी कराता था, राज्याभिषेक कराता था। और वाजपेय का मतलब राजा और रानी पूरे राज्य भ्रमण के लिए निकलते थे, वहां पर प्रजा से जाकर मिलते थे और प्रजा उनका वेलकम करती थी, ठीक है भाई। पुष्यमित्र शुंग ने संस्कृत व्याकरणाचार्य
पाणिनि के जो शिष्य थे जिनका नाम था पतंजलि, तो पतंजलि को संरक्षण दिया था। यह वो टाइम हुआ करता था जब राजे महाराजे किसी विद्वान को संरक्षण देते थे, उनकी रक्षा करते थे, उनकी रक्षा और पूरे जीवन का बीड़ा उठाते थे। जैसे कि जब बुद्ध जैन बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो बौद्ध का संरक्षण करने के लिए मगध अंपायर के कई राजे महाराजे आ गए थे। उनका कहना था कि बुद्ध को कुछ नहीं होना चाहिए। उनके जो जासूस होते थे, जो उनके सेना के लोग होते थे, वो सब बुद्ध को दूर से ही प्रोटेक्ट करते थे। उनकी आंखें हमेशा बुद्ध पर रहती थी कि कोई बुद्ध को नुकसान ना पहुंचा सके। तो ऐसे ही ध्यान रखिएगा कि पुष्यमित्र शुंग ने किसको संरक्षण दिया है? पतंजलि को। पतंजलि कौन हुए हैं? ये योग गुरु हुए हैं और ये शिष्य थे पाणिनि के। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, पतंजलि को संरक्षण देने वाला शासक कौन था? आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। पुराणों के अनुसार उसका शासन 36 वर्षों तक चला और उसकी मृत्यु 151 ईसा पूर्व में हो गई। पुष्यमित्र शुंग के बाद उसका बेटा अग्निमित्र गद्दी पर बैठेगा। केवल 8 वर्षों तक इसने शासन किया है, 149 से 141 बिफोर क्राइस्ट तक। लेकिन इन 8 वर्षों में इसने साम्राज्य को बचा कर रखा और जितनी भी सीमा रेखाएं थी उनको प्रोटेक्ट किया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके टाइम पीरियड पे जो विदर्भ था उसने अपने आप को फिर से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। कोई बात नहीं। दूसरी तरफ अग्निमित्र ने अपने आसपास की जो सीमा रेखाएं थी उनसे टैक्स अच्छे से वसूला, अपनी जनता का ध्यान रखा। यही कारण है कि अग्निमित्र को कालिदास की रचनाओं में, ठीक है, नायक कहा गया है। कालिदास ने अपनी एक रचना लिखी हुई है मालविकाग्निमित्रम। तो मालविकाग्निमित्रम में हीरो के रूप में दर्शाया है कालिदास ने अग्निमित्र को, और अग्निमित्र के बारे में काफी चीजें बताई हुई हैं। उसके बाद उसका बेटा वासुमित्र गद्दी पर आएगा। हालांकि उनके कंपैरिजन में कमजोर शासक रहा और धीमे धीमे करके शुंग डायनेस्टी खत्म होगी। अब शुंग डायनेस्टी के ऊपर कौन आ रहे हैं? कण्वा डायनेस्टी आएगी। लेकिन इनके बारे में आगे बढ़ने से पहले समझ लीजिए कुछ चीजें। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। उसके पहले भगभद्र था। देवभूति की हत्या लगभग 73 ईसा पूर्व में उसके मंत्री वासुदेव कण्व ने करी, और यही वासुदेव कण्व कण्वा डायनेस्टी की स्थापना करेगा। इसके साथ ही 73 से 28 ईसा पूर्व तक मगध में कर्ण वंश की स्थापना चली। शुंग काल के कांसे के सिक्के थे जिनको कर्षपण के नाम से जाना जाता था। अब एक चीज यहां पर देख लीजिए सिक्कों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी सिक्कों की जर्नी देखिए। जर्नी ऑफ कॉइन्स, ठीक है। शुरुआत हमने कहां से करी थी? हमने मगध अंपायर से शुरुआत करी थी, ठीक है। मगध के बाद मौर्य साम्राज्य आया, और मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग डायनेस्टी आई, ठीक है भाई। जो मगध अंपायर था उसमें जो 3 डायनेस्टी आपने पढ़ी थी, ठीक है। तो मगध अंपायर के टाइम पे जो सिक्के चला करते थे, ये कॉइन थे सिल्वर के, चांदी के सिक्के हुआ करते थे, ठीक है। कितने परसेंट? यहां पर 60% चांदी के सिक्के होते थे, 35% जो हुए हैं ये तांबे के सिक्के हुए हैं, और 5% जो हुए हैं ये सोने के सिक्के चलते थे। सोने के सिक्के चलाना आसान काम नहीं होता था। महंगी धातु थी, बड़ी रेयर धातु थी, सबको पसंद भी थी, तो जल्दी से इसके सिक्के नहीं चलाए जाते थे। लेकिन फिर भी आपने देखा था मगध में आखिरी में नंद वंश का जो लास्ट शासक था धनानंद, धनानंद के पास 99 करोड़ सोने के सिक्के थे। हालांकि जनता के बीच में वो सिक्के नहीं चलाए गए थे, ठीक है। तो मगध साम्राज्य में जो सिक्के चले सबसे ज्यादा वो चांदी के चले, उसके बाद तांबे के बहुतायत में चले, और फिर गोल्ड के सबसे कम चले। प्लस इनका वेट क्या होता था? तो इनका जो वेट होता था ये होता था 32 रत्ती। 32 रत्ती। आप सुनार की दुकान पे जाएंगे तो आप देखोगे सोने को रत्ती में भी तौलते हैं, बहुत छोटी इकाई होती है, ठीक है, ग्राम से भी छोटी। तो 32 रत्ती मिलकर कितने ग्राम बनते हैं? 3.3 ग्राम के जनरली हुआ करते थे। एक और बात, ये जो सिक्के होते थे
इन सिक्कों पर जनरली लिखावट नहीं होती थी, बहुत कम सिक्के थे जिसमें लिखावट थी, आकृति बनी हुई थी, साथ में टेढ़े मेढ़े सिक्के होते थे। तो अगर हम बात करें तो ये बिना पर्टिकुलर आकृति के हुआ करते थे, बिना आकृति के। कोई कुछ गोल हैं, कुछ चपटे सिक्के हैं, कुछ रेक्टेंगुलर हैं, कुछ स्क्वायर शेप में हैं, कुछ ट्रायंगुलर टाइप के दिख रहे हैं, अष्टावक्र टाइप के दिख रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग शेप के यहां पर सिक्के होते थे। प्लस इनको किस नाम से जाना जाता था, तो इन सब को जिस नाम से जाना जाता था, यह नाम था, इन सिक्कों का नाम क्या था? कर्षपण। क्या नाम था? कर्षपण। ठीक है भाई। क्लियर? हेलो। हाँ जी, अभी ऑडिबल हूं मैं। ठीक है। अरे वो बैटरी खत्म हो गई थी। चलिए एक बार फिर से बता देता हूं, साउंड नहीं आ रहा था तो यहां से बता देता हूं। मगध साम्राज्य में जो सिक्के चलाए गए वो चांदी के सिक्के 60% करीब चले, 35% तांबे के सिक्के थे कूपर के, और 5% केवल सोने के सिक्के चले। ठीक है। सोने के सिक्के ना के बराबर थे। मगध साम्राज्य में जैसे नंद वंश का आखिरी शासक धनानंद है, तो धनानंद ने अपने पास 99 करोड़ सोने के सिक्के रखे हुए थे। तो केवल राजे महाराजे अपने पास ही सोने के सिक्के रखते थे, बाकी जनरली चांदी के सबसे ज्यादा सिक्के मगध साम्राज्य में चले हैं और तांबे के उसके बाद। जबकि वेट की अगर हम बात करें तो 32 रत्ती के ये सिक्के जनरली पाए गए हैं। ठीक है। 32 रत्ती का मतलब ग्राम में करीब 3.3 ग्राम के सिक्के होते हैं ये। आकृति की बात करें तो मगध साम्राज्य के जो हमें सिक्के मिले हैं वो कभी गोल मिले हैं, कुछ चपटे भी हैं, कुछ अष्टावक्र हैं, कुछ ट्रायंगुलर फॉर्म में हैं। पूरे तो ट्रायंगल नहीं है लेकिन थोड़े से हैं, मतलब अजीबोगरीब शेप के हैं, कुछ आधे चपटे हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि मगध साम्राज्य के जो सिक्के हैं उनमें कोई पर्टिकुलर आकृति नहीं थी। उसके बाद मौर्य साम्राज्य में जब हम आते हैं
तो मौर्य साम्राज्य में हमने देखा जो सिक्के हैं उसमें चांदी के सिक्कों में कमी आई, जबकि तांबे के सिक्कों की तादाद बढ़ी। तो यहां पर चांदी और तांबे के सिक्के लगभग बराबर से यूज हुए हैं, 50-50%। वेट उतना ही रहा, लेकिन अब आकृति चेंज हो गई है। मौर्य साम्राज्य वो साम्राज्य है जिसने सिक्कों को एक पर्टिकुलर आकृति दी, और इन्होंने फैसला लिया कि अब सिक्के कैसे होंगे, गोल होंगे, सर्कुलर शेप के होंगे। जबकि जब हम शुंग डायनेस्टी में आते हैं तो शुंग डायनेस्टी ने आप देखो क्या किया, इन्होंने क्या किया कि कॉइन्स में कूपर की तादाद बढ़ा दी। आप देखोगे ग्रेजुअली तांबे की तादाद बढ़ रही है सिक्कों में, और उसके बाद इन्होंने अदर्स में 10% रखा, क्योंकि राजे महाराजे ये जान चुके थे कि सोना और चांदी बहुत बढ़िया चीज है, तो इसको जनता के बीच में नहीं बांटना है। वो अपने खजाने भरने के लिए ही यूज किया करते थे। इन्होंने सोने और चांदी के सिक्के, सोने की मोहर और सोने के जो सिक्के होते थे वो अपने खजाने भरने के लिए यूज किया। इनको पता था कि जब मुसीबत आएगी तो यही सिक्के काम आएंगे, सोने और चांदी के। तो यही कारण था कि इन्होंने जनता के लिए तांबे के सिक्के रखे। और कभी कभार जब किसी जनता से खुश हो गए या इनाम देना है किसी को, तो उसको फिर ये सोने और चांदी की मोहरें दिया करते थे। वेट की अगर बात करें तो वेट यहां पर भी उतना ही रहा, और आकृति कैसी रही, गोल रही सिक्कों की। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चाहे मगध साम्राज्य हो, चाहे मौर्य हो, चाहे शुंग डायनेस्टी हो, तीनों ही डायनेस्टीज में या तीनों ही अंपायर में इन सिक्कों को कर्षपण के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? कर्षपण के नाम से। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, आकृति क्या है, गोल है यहां पर, लेकिन मौर्य और शुंग डायनेस्टी में यहां पर लिखावट होने लगी। यहां पर कोई लिखावट भी नहीं होती थी, तो गोल है प्लस लिखावट है और चित्र भी बनाए गए हैं। ठीक है, अब जैसे मौर्य साम्राज्य हो गया या शुंग डायनेस्टी हो गई, यहां पर जो हमें सिक्के मिले हैं उसमें 6 तरीके की बनावटें हैं, मतलब आकृतियां हैं। उन सिक्कों में क्या बना हुआ है, पहाड़ियां बनी हुई हैं कुछ कुछ सिक्कों में, कुछ सिक्कों में 6 हाथ बने हुए हैं, कुछ सिक्के हैं जिसमें हाथी बना हुआ है, कुछ सिक्के हैं जिसमें सूर्य का चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो अब देख रहे हो आप सिक्कों में आकृतियां भी चलने लगी मौर्य साम्राज्य और शुंग में, जबकि पहले नहीं थी, और लिखावट भी होने लगी। तो यहां पर भी गोल के साथ साथ प्लस चित्र है और प्लस लिखावट है। और चाहे तीनों साम्राज्यों का कोई भी टाइम हो, नाम ध्यान रखिएगा, कर्षपण के ही नाम से जाना जाता था इनको। क्लियर है इतनी बात सभी को? अब बताइए क्या समस्या है। आज की बात यहीं तक रहेगी। आज हम लोगों ने 2 डायनेस्टीज कवर कर ली हैं, मौर्य डायनेस्टी और शुंग डायनेस्टी। कल की क्लास में बात आगे बढ़ेगी। अब कल आप देखोगे थोड़ा तेजी से होंगी, क्योंकि कन्वा डायनेस्टी होगी और छेदी डायनेस्टी, ये दोनों बहुत छोटी छोटी डायनेस्टीज हैं। मेन कल आप पढ़ेंगे गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, देन फिर हम लोग आ जाएंगे साउथ इंडियन डायनेस्टीज में, धीमे धीमे नीचे की तरफ जाएंगे, सातवाहन डायनेस्टी पढ़ेंगे, देन फिर और नीचे जाएंगे पांड्यान डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी पढ़ते हुए। तो अभी आप देख रहे हो उत्तर भारत से हमने शुरू किया है, उत्तर भारत की डायनेस्टीज से, फिर हम धीमे धीमे नीचे उतरेंगे। सर साइंस की क्लास एनी टाइम लाइव होती है? नहीं नहीं, एनी टाइम नहीं, उनकी तो किसी टाइम हो रही होगी ना पर्टिकुलर। सर 2 PM वाली क्लास है? नहीं है, 2 PM वाली क्लास हो चुकी है। अब जल्दी दूसरे टाइम पे मैं हो सकता है हिस्ट्री स्टार्ट करूं, और जल्दी खत्म करने के लिए मैं हिस्ट्री की 2-2 क्लास लेने लगूं अगले 1 या 2 दिन के बाद, या हो सकता है मंडे से, क्योंकि हिस्ट्री में टाइम लगता है। तो मैं चाह रहा हूं इस टाइम पे दूसरी क्लास नहीं है तो आपकी हिस्ट्री की क्लास लेकर इसको जल्दी से कवर कर लूं, आपका बैच जल्दी वही खत्म होने में मदद मिलेगी।
सर बोध गया और गया जो अलग अलग जगह हैं या एक ही है? एक ही जगह है, उसी को बोध गया इसलिए कहा गया है। बिहार का वो डिस्ट्रिक्ट है गया, क्योंकि वहां पर बुद्ध को बोध हुआ था। बोध का मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इस वजह से उसको बोध गया के नाम से जाना जाता है। अब पीडीएफ तो अपलोड हो रही है ना टाइम से, अब ऐसा तो नहीं है कि पीडीएफ नहीं अपलोड हो रही है। पीडीएफ डिले है अभी भी। भाई कैसी बात कर रहे हो? आज और कल के क्लास का मैं अभी डलवाता हूं थोड़ी देर में ही। सर अशोक को द ग्रेट कलिंग युद्ध के बाद बोलने लगे थे? नहीं, अशोक का जब जीवन समाप्त हो गया है उसके बाद द ग्रेट बोलने लगे हैं। अशोक ने जिस तरीके से, अशोक अगर चाहता तो कलिंग युद्ध के बाद भी वो शाही जीवन अपना जी सकता था, लेकिन उसका जो हृदय परिवर्तन था वो इस तरीके से हुआ कि उसके बाद उसने अपना पूरा जीवन जानबूझकर संघर्ष के नाम कर दिया, जानबूझकर मेडिटेशन में डाला। वो चाहता तो सुबह या शाम उसको किस चीज की कमी थी? वो भोग विलास भोग सकता था, कर सकता था, लेकिन नहीं, वो नंगे पैर निकल पड़ा। यात्राएं कर रहा है सैकड़ों किलोमीटर की पैदल, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज ने, कलिंग युद्ध के बाद का जो उसका टेन्योर है, उस चीज ने उसको द ग्रेट बनाया है। हाँ हाँ, पीवाईक्यू बीच में होते रहेंगे। आपने देखा ना, कल की क्लास मैंने पीवाईक्यू की डाली हुई थी, तो थोड़ा आगे और बढ़ने दीजिए, बीच बीच में मैं पीवाईक्यू क्लास करा दिया करूंगा। सर मिडवल किस टाइम स्टार्ट होगा? बस ये एंशियंट डायनेस्टीज खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद मिडवल ही स्टार्ट होना है। आप देखोगे इस्लाम की स्थापना हुई कैसे, तो आप ऐसे समझ लो कि आप कहां तक पहुंच चुके हो। आप कितने 3500 बिफोर क्राइस्ट से चले थे, ठीक है, और आते आते आप 3500 से कहां आ चुके हो? 73 बिफोर क्राइस्ट तक आ चुके हो। अब आप आ जाओगे धीमे से 0 बिफोर क्राइस्ट तक, ठीक है, 0 पर आ जाओगे। इसके बाद एडी चालू हो जाएगा। तो एडी से आप ये समझ लीजिए जो इस्लाम धर्म की स्थापना है ये 610 एडी में हो जाएगी। आप खुद देख लीजिए आप कितना दूर हैं, ज्यादा दूर नहीं है, करीब 600-700 साल आपको और पढ़ने हैं, फिर आप यहां से आ जाएंगे जहां से इस्लाम की स्थापना होगी, यहीं से आपका मिडवेल स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए आज की बात यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।